सडनली टीवी खोला तो यू गॉट अ शॉक। 6 दिन शादी के नहीं हुए, पति की लाश पड़ी है, बिलख रही है उसके साथ बेचारी हमारी बेटियां। कब तक रोएंगी हमारी बेटियां? इट बॉइल्ड माय ब्लडी ब्लड। आई विश्ड आई वाज अप देयर स्टिल इन यूनिफॉर्म। मेरे को ज्यादा आदत नहीं थी ऊपर से इजाजत लेने की। अभी लगातार स्ट्रेटजी बन रही है पीएम के साथ, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा जवाब बहुत जल्दी दिया जाने वाला है? वन लाइन आंसर, बिजली कड़कने वाली है। पूरे पाकिस्तान में खौफ का माहौल है इस वक्त, जैसे आप कह रहे हैं। पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है, टोटल अटर पैनिक। जो भी पाकिस्तान का जनरल चीफ बनता है वो कुर्सी को चिपक जाता है मैग्नेट जैसे। ठीक है साहब, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ने के लिए मुनीर साहब आप हजारों लोगों को मरवा देंगे अपने मुल्क में। और आपके जो सिपाही हैं वो रिजाइन करके जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू फाइट। आप धकेल रहे हैं उनको जबरदस्ती लड़ाई के अंदर, मौत के मुंह में। और आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मरता नहीं है। आपकी तो फैमिली आपने भगा दी ना साहब, अमेरिका भेज दी अपनी फैमिली। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश गुस्से में उबल रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि पाकिस्तान से बदला कब और कैसे लिया जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो अपनी बेबाक राय रखने के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। आपका पहला रिएक्शन क्या था जब आपने पहलगाम हमले के बारे में सुना कि कैसे हिंदू हो या मुसलमान पूछ पूछ कर जब मारा गया निहत्थे आम नागरिकों को? देखिए साहब, जैसे मैं बता रहा हूँ कि उस दिन मेरे को 22 अप्रैल नहीं भूले। इट्स माय वेडिंग एनिवर्सरी, 47th वेडिंग एनिवर्सरी। हम बड़े खुश सुबह उठे और ये वो, और शाम को बच्चों के साथ, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मनाने जाएंगे। और सडनली टीवी खोला तो यू गॉट अ शॉक। यू सी, 6 दिन शादी के नहीं हुए, पति की लाश पड़ी है, बिलख रही है उसके साथ बेचारी हमारी बेटियां। कब तक रोएंगी हमारी बेटियां? द प्रॉब्लम इज 26/11 166 मारे गए, इधर जाओ इतने मारे गए, 45 मारे गए, पुलगांव 19 इधर। ये हमारी बेटियां कब तक रोएंगी? दैट इज द वन थिंग दैट स्ट्रक मी। आई एम द फादर ऑफ अ डॉटर, आई हैव अ ग्रैंड डॉटर। क्या हमारी बेटियों के नसीब में यही है कि वो रो रो के बोलती रहें? और खासकर जब बेचारी एक लड़की, भैया मदद करो, कुछ करो, किसी को बुलाओ। इट बॉइल्ड माय ब्लडी ब्लड, राइट? It boiled my bloody. I think I wished I was up there still in uniform. मेरे को ज्यादा आदत नहीं थी ऊपर से इजाजत लेने की। हमको तो फ्री फॉर ऑल दिया हुआ था। We would have shown what it meant. Now I can only sit and watch and feel bad, very bad. पाक जनों मुनीर हैं, एक के बाद एक ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहते हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी उनको? देखिए साहब, मैं उनको मैसेज में ये देना चाहता हूँ, जनरल साहब, इट इज क्रिस्टल ब्लडी क्लियर दैट यू वांट अ डैम्ड एक्सटेंशन। जो भी पाकिस्तान का जनरल चीफ बनता है वो कुर्सी को चिपक जाता है मैग्नेट जैसे। ठीक है साहब, छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन छोड़ने के लिए मुनीर साहब आप हजारों लोगों को मरवा देंगे अपने मुल्क में। हजारों लोगों को आप मरवा देंगे। यू आर वन ऑफ द मोस्ट अनपॉपुलर चीफ्स आई हैव सीन इन द पाकिस्तान आर्मी। ठीक है साहब, आपके जूनियर ऑफिसर्स वगैरह, उनका जो ओपिनियन है आपके बारे में वो देखने लायक है। आपके जो सिपाही हैं वो रिजाइन करके जा रहे हैं, दे डोंट वांट टू फाइट। आप धकेल रहे हैं उनको जबरदस्ती लड़ाई के अंदर, मौत के मुंह में। और आप बड़ी बातें कर रहे हैं कि जो अल्लाह की राह में जो मारा जाता है वो मरता नहीं है। आपकी तो फैमिली आपने भगा दी ना साहब, अमेरिका भेज दी अपनी फैमिली। दिस इज द फर्स्ट चीफ आई हैव सीन। लड़ाई आपके पाकिस्तान के लिए हो रही है और आप अपनी फैमिली भगा दें। यू आर नॉट श्योर, तो फिर शुरू क्यों किया था ये टंटा सारा? वाई डिड यू हैव टू गिव दैट स्टूपिड मुल्ला स्पीच? वाई डिड यू हैव टू बिकम सैमुअल हंटिंगटन? And a clash of civilization you are trying to create here in South Asia. देखिए साहब, please don't try and teach Islam to Saudi Arabia and to United Arab Emirates. वहाँ से इस्लाम का
उदय हुआ था. It originated from there. Look at what they are doing. They are liberalizing Islam. In Saudi Arabia, the girls can study, the girls can drive cars, they can go out. They are liberalizing. Yeah. In Abu Dhabi, they have permitted, उन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल परमिट किया है. इतना सुंदर टेम्पल है, देख के आया, मत्था टेक के आया वहाँ पे, स्वामी नारायण टेम्पल, अबू धाबी. Because they are liberal, they are modernist in outlook, they are looking at the economic welfare of their people. साउथ एशिया में आप क्या कर रहे हैं? आप तो बनना चाहते हैं यहाँ पे चीफ मुल्ला और द चीफ खालिफ ऑफ जिहाद, एंडलेस जिहाद, नॉन स्टॉप ब्लडी जिहाद, कत्लो गारत, खूना खच्चर. जम्मू कश्मीर में आप उंगली करेंगे, पंजाब में आप उंगली करेंगे, बांग्लादेश में तख्ता पलट करवा दिया. बड़े चौड़े हो रहे हैं कि साहब 3-4 तरफ से गजवाए हिंद करेंगे, उंगली तोड़ देंगे साहब. You'll forget how to finger. क्योंकि आप 1999 जब कारगिल वॉर हुई तब भी आप वहीं थे JNK राइफल्स से. आपको क्या लगता है अगर आप अभी होते तो क्या करते वहाँ पे? आपको यहाँ से मैसेज जाता दिल्ली से तो क्या करते मेजर जनरल GD बख्शी? Major General GD Bakshi at the end of the day has to follow orders in the army because of the thing that I can't take a decision to cross the border. I can fire across the border and nobody can stop you because it is normally in self-defense. But to cross the border, you need orders from New Delhi, right? And I'm sure those orders would have come and I'm sure we would have given it back well and proper. तबीयत साफ हो जाती, हरी हो जाती. बट आई एम वेरी श्योर ऑफ माई आर्मी, आर नेवी, आर एयरफोर्स, राइट? वी आर वेरी श्योर दोज बॉयज आर गुड. वही NDA से आए हैं जहाँ से मैं 3 साल की ट्रेनिंग और 1 साल IM में, दैट इज द नॉर्मल रूट. एंड दोज बॉयज आर गुड, द बॉयज आर रेयरिंग टू गो. आप उनके हाथ पैर जबरदस्ती मत बांधिए प्लीज. लेट देम फाइट, लेट देम फाइट प्लीज. पाकिस्तान एक नाम से बड़ा खौफ खाता है, अजीत डोभाल. तो अभी लगातार स्ट्रेटजी बन रही है PM के साथ. आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा जवाब बहुत जल्दी दिया जाने वाला है? इट विल बी जैसे बोलते हैं ना, बिजली कड़केगी. सिंपल वन लाइन आंसर, बिजली कड़कने वाली. पाकिस्तान में खौफ का माहौल है इस वक्त, जैसे आप कह रहे हैं. पाकिस्तान में पैनिक का माहौल है. दे टोटल अटर पैनिक. मैं आपको बता रहा हूं ना कि जब ये मुल्ला मुनीर ये गए थे कजाकिस्तान, जब इनका स्टाफ बहुत स्मार्ट है, जब गर्मी बहुत होती है रावलपिंडी में और इस्लामाबाद में, तो वो चीफ के लिए कि कोई ठंडी आबो हवा में जाएं, मस्ती मार के आएँ टूर के नाम पे, तो कजाकिस्तान गए हुए थे साहब. अच्छा ठंडा, और दौड़े आए उल्टे पाँव. वहाँ से जब पता चला कि साहब बम फट गया, आपने जो टूरिस्ट के अगेंस्ट टेरर अटैक कराया है वो तो साहब बहुत महंगा हो गया लगता है. It has gone spun out of control. भागे हुए आए. Met the army chief of Pakistan Army, air chief of Pakistan Army, and air chief ने तो साफ इनको बोला, मरा मत देना मुरीद, मरवा मत देना. वो बोले कि साहब मेरे जो आधे F-16 हैं वो काम नहीं कर रहे, मेरे आधे F-17 जो JF-17 चाइनीज फाइटर है थंडर, उसके रडार ही नहीं चल रहे साहब. मतलब फटीचर घटिया माल है जो चीन ने हमको टिका दिया है. चीन का माल नॉर्मली घटिया माल होता है, ठीक है साहब. बोले मुझे थोड़ा टाइम तो देते, आपने पंगा पूछ के लिए ले लेना चाहिए था हमसे कि हम तैयार हैं कि नहीं है. आपने तो झोंक दिया, मरने को रख दिया. नेवी की भी बुरे हाल हैं, ठीक है साहब. अब ये चीन के पास दौड़े जा रहे हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. पाकिस्तान को चीन की ही बैक कही जाएगी. जैसे गली मोहल्ले में कोई बदमाश होता तो लोग कहते हैं इसको बैक है किसी की. तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान से मुल्क को बैक सिर्फ चीन की है या और भी कुछ मुल्क? चीन की है, बेसिकली चीन की है. हमारा ख्याल था कि चीन स्ट्रेटेजिकली फंसा हुआ है ताइवान की तरफ, साउथ चाइना सी की तरफ, वियतनाम की तरफ, जापान की तरफ. अमेरिका उसकी बत्ती बंद कर रहा है ट्रेड वॉर करके. ऐसी हालात में चीन के लिए अक्लमंदी का काम था कि वो 2 फ्रंट वॉर में नहीं फंसता. चाइनीज आर गुड स्ट्रेटेजिस्ट, नॉर्मली सोच समझ के काम करते हैं. तभी उन्होंने भारत के साथ थॉ किया था, याद है? लद्दाख में पुल बैक हो गया है,
पेट्रोलिंग राइट स्टेटस को एंटी आ गया है, ये वो। वी ऑल थॉट कि ये अकलमंदी का काम है, हमारे लिए भी अकलमंदी, क्योंकि उस वक्त चचा जो बाइडन बैठे थे वो भारत के तो दुश्मन बन गए थे, ये बिकम एनिमी ऑफ इंडिया साहब। वो बांग्लादेश में गदर उन्होंने कराया, वो कुकी लैंड बनाने के प्लान बना रहे थे, वो जो है हमारी आर्मी, हमने उनको एयरफोर्स के लिए $1 बिलियन दिए कि साहब हमको इंजन चाहिए इसके लिए, तेजस के लिए, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। 2 साल पैसे खा लिए, डकार नहीं मारा, इंजन नहीं दिए साहब। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं तो इंजन आना शुरू हुआ है। तो वो तो हमारे खिलाफ, वो तो मतलब वेमनस से भर गया था उनमें, यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, रूस की लड़ाई में, ठीक है। तो हमने बोला साहब रूस के साथ हमारे तो बड़े अच्छे रिश्ते हैं, आपके खराब हैं तो आप ठीक करो। अब हमको भी थोड़ी ना कि हाँ साहब मैं भी रूठ गया हूँ, मैं भी इकट्ठी कर रहा हूँ, मेरे फ्रेंड ने इकट्ठी कर ली मैं भी इकट्ठी करूँगा, यू नो, बचकानी बात थोड़ी ना है। सो दैट इज़ द थिंग। जो पहलगाम में हमला हुआ ये वैसा ही हमला था जैसे इसराइल में हमास ने किया था। इसराइल ने तो बहुत बड़ा बदला लिया और अभी तक बदला जारी है। आपको लगता है कि अब भारत का दोस्त है इसराइल, आगे भारत भी इसी नक्शे कदम पर चलेगा? बिल्कुल चलना चाहिए, दैट्स द वे टू गो। एनी नेशन दैट केयर्स फॉर इट पीपल will react like Israel, will react like India. Why not? Why not? हाँ, इजराइल को फायदा ये है कि उसके खिलाफ कोई न्यूक्लियर आर्म्ड अपोनेंट नहीं, उसके खिलाफ एक पूरा देश नहीं है, या फटीचर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमास, हिजबुल्ला, दे आर नॉट अ नेशन। हाउतीज, वो भी हाउतीज शायद एक यू कैन से दे आर अ नेशन, बट द रेस्ट ऑफ देम आर फटीचर 2% की ऑर्गेनाइजेशन। हमारे खिलाफ एक मुल्क है, उसकी आर्मी, उसकी एयरफोर्स, उसकी नेवी, उसकी ये सब है, तो क्वाइट ऑब्वियसली हमारी चॉइसेस इतनी खुली नहीं है जितनी कि इजराइल की है। एक चीज़ और है, जैसे भारत की आर्मी को जेंटलमैन आर्मी कहा जाता है। सैम मानेकशॉ ने एक किस्सा शेयर किया था कि एक बार जब 90,000 से ज़्यादा पाक के जो फौज, 93,000 लोग जब बंधक बनाए गए फौजी, तो उसके बाद जब उनसे मिलने जाते थे, उन्हीं के साथ खाना खाते थे, हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, तो वो कहते थे साहब आप इसी वजह से जीते हो, आप अपने हवलदार से लेकर हर आदमी से मिलते जुलते हो, हमारे जो बड़े बड़े साहब लोग हैं हमसे मिलते ही नहीं, हमें वो बात ही नहीं करते। तो आपको क्या लगता है दो बुनियादी फर्क क्या है भारत की आर्मी में और पाकिस्तान की आर्मी में? देखिए, बुनियादी फर्क है लीडरशिप, प्रोफेशनलिज्म, ठीक है साहब। एक मैं बांग्लादेश का आपने बात करी, बांग्लादेश में फ्रंटियर फोर्स राइफल्स थी पाकिस्तान की, वो कैदी थे तो उनके सब वो मालगाड़ी में बंद करके ढोल डंगर की तरह भेज रहे थे, ठीक है ना। तो उस वक्त एक कैप्टन साहब थे पैरा के, जो लड़े थे फ्रंटियर फोर्स से, और अच्छी लड़ी थी फ्रंटियर फोर्स, गुड रेजिमेंट। तो उनके सूबेदार मेजर, सबसे जो बुढ़ा बेचारा जो होता है, बड़ी इज्जत होती है इंडियन आर्मी, पाकिस्तान आर्मी में सूबेदार मेजर, है ना। सो उससे पूछा साहब क्या हुआ, हार कैसे गए? तो वो बेचारा कहता है कि साहब आवाम हमारे बरखिलाफ हो गया था, द पीपल हैड टर्न्ड अगेंस्ट अस। और फिर उसने एक और चीज़ बोली, साहब हाँ हार तो गए साहब, आप मतलब अब तंज कस रहे हो, लेकिन हार तो गए, लेकिन अगर आपके अफसर होते और हमारे जवान, तो हम देखते कौन सी ताकत दुनिया में हमको हिला सकती थी। दिस इज कम फ्रॉम अ पाकिस्तानी सूबेदार मेजर, you know, which is a big thing to say. We have got, देखिए पाकिस्तान की आर्मी कू करती फिरती है, फिर वो पूरा देश संभालती है, देश की इकोनॉमी, और सबसे ज़्यादा अपनी इकोनॉमी। इनके जो क्या है, कोई रिश्तेदार हैं आसिम मुनीर के, आधा इस्लामाबाद के अंदर जो रियल्टी प्रॉपर्टी मार्केट उनकी है, खुद वो कोई 1200 करोड़ रुपया कमा चुके हैं। आसिम मुनीर 1200 रुपया कमा चुके हैं, और उनके बाजवा साहब भी 1200 करोड़ रुपया कमा के कहीं भी लंदन इधर उधर चुन के जगह सेटल होते हैं। ये शायद अमेरिका की तरफ जाएंगे, ठीक है, और ऑलरेडी फैमिली तो भेज दी है, फैमिली इज गॉन, दैट इज द प्रॉब्लम। 1948 में हमारी जो तब की लीडरशिप रही कश्मीर में, जब भारतीय फौज गई और कैसे उन्होंने उस वक्त आगे बढ़ते बढ़ते साफ कर दिए थे लोग, तो आपको लगता है उस वक्त गलती हुई थी? नहीं तो आज पूरा कश्मीर भारत के पास होता। उस वक्त फौज की गलती नहीं थी साहब, लीडरशिप है। उस वक्त की जो लीडरशिप थी, उन्होंने, हमने जाके 2/3
कश्मीर ले लिया था, साथ में हैदराबाद का ऑपरेशन हो रहा था। तो जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल करियप्पा साहब ने बोला कि साहब ये ऑपरेशन खत्म हुए, मैं ये सारी लगा के बाकी बचा भी सब ले लूँगा। जब ऑपरेशन जीत गए हम, हैदराबाद का फतेह हो गई, 5 दिन में साफ कर दी हैदराबाद की फौजें निजाम साहब की, ठीक है, 5 days एंड दे सरेंडर्ड, पिटे अच्छी तरह से। वो सारी आर्मर डिवीजन वगैरह तब सब फ्री हो गई थी। तो करियप्पा साहब ने कहा था साहब अब मैं बाकी बचा कुछ 1/3 है पीओके शीओके, अब उसको लेना चाहता हूँ। यहाँ से नेहरू जी ने घोड़े पे चढ़ के बोला नहीं, भारत शांति प्रिय देश है, हम ऐसा नहीं कुछ करेंगे, हम यूएन में जाएंगे। इतने अच्छी वकालत आती है, वो सब वकील थे ना हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, तो इतनी अच्छी वकालत करेंगे कि दुनिया बोलेगी वाह, और कश्मीर सारा हमारा हो जाएगा वकालत के नाम पे। ठेंगा था वकालत के नाम पे, तब से लेके ये प्रॉब्लम पाल दी है हमारे लिए। 48 में ख़त्म हो जाती, आर्मी ने ख़त्म कर देना था। सर, आपकी नज़र में भारत की आर्मी की सबसे बड़ी ताकत और पाकिस्तानी आर्मी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? प्रोफेशनलिज्म, नॉट फोकसिंग ऑन योर करियर एंड योर मेन जॉब एंड ट्राइंग टू रूल द कंट्री। ब्रेड की फैक्ट्रीज चला रहे हैं, मिल्क फैक्ट्री चला रहे हैं, फौजी फाउंडेशन चला रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं। ऐश में रहता है पाकिस्तान की फौज का अफसर, 5 उंगलियां घी में साहब आप अगर बन जाए। हमारे यहाँ दे फोकस ऑन देयर प्रोफेशन, ऑन द मिलिट्री प्रोफेशन 24/7। पुलवामा से पहलगाम तक पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है आपकी नज़र में? पुलवामा से बढ़ाइए दर्जा, कई गुना दर्जा बढ़ाइए। इन्फ्लिक्ट द डिग्री ऑफ पेन विच विल डिटर, डिटरेंस बाय पनिशमेंट, ये है जवाब। अमेरिका भी कह रहा है कि भारत भी दोस्त है, पाकिस्तान भी दोस्त है, और सिर्फ इजराइल आया है हमारे साथ अभी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से दुनिया में अभी माहौल चल रहा है, रूस हमारा साथ देता रहा है, आगे कौन कौन से ऐसे मुल्क होंगे जो भारत के साथ खड़े होंगे? देखिए, कहने को तो पूरी दुनिया आपके साथ है, सब ने रिग्रेट किया है, कंडेम किया है ये अटैक। कौन सा देश है? चीन ने कंडेम किया है, लेकिन कंडमनेशन के बाद अब वो टेररिस्टों को बचाने जब उनकी जान पे आन पड़ी है तो बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आयरन क्लैड रिलेशनशिप, हायर देन द माउंटेन्स, डीपर देन द सीज वगैरह वगैरह। तो देखिए, भारत अपने आप में एक ताकत है। वी आर द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी गोइंग ऑन टू द 3rd। वी हैव द 2nd लार्जेस्ट आर्मी, 4th लार्जेस्ट नेवी, 5th लार्जेस्ट एयरफोर्स। वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर अ स्पेस पावर। हमें किसी और की जरूरत नहीं। हम नहीं कहीं गुहार मारते फिरेंगे मेरे आका मुझे बचाओ। हम लड़ेंगे, हम मारेंगे, ठीक है साहब। कोई आता है, वेल मतलब कोई हथियार वगैरह देता है, हेल्प करता है, थैंक यू वेरी मच। लाइक इजराइल, ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, रशिया ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, फ्रांस ट्राइड टेस्टेड फ्रेंड, ठीक है साहब। और जहाँ तक बाकी है, तो जैसे आप हमारे से डील करेंगे वैसे हम आपसे डील करेंगे। अगर आप हमको हाईफलूतिन फिलॉसफी देंगे जब हम लड़ रहे हैं, तो जब आप लड़ रहे होंगे हम भी फिलॉसफी बोलेंगे। पाकिस्तान पहले F-16 के नाम पर काफी उछलता था, अभी भारत के पास राफेल है, तो क्या गेम अब पहले ही मिग? देखिए साहब, द डिफरेंस बिटवीन 2019 एंड 2025 क्या है? यू गॉट रफाल्स, ठीक है, यू गॉट रफाल्स, 2 स्क्वाड्रन्स ऑफ देम, और आपका वो रफाल M आ रहा है 2026, ठीक है। आपके पास S-400 मिसाइल हैं। पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट जब अपनी एयरफील्ड से उड़ेंगे, भारत से आप उनको उड़ा सकते हैं एट 400 किलोमीटर्स रेंज। यू अंडरस्टैंड? इट इज अ ट्राइड टेस्टेड मिसाइल इन द यूक्रेन वॉर। इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, कॉम्बैट प्रूवन, लीथल है ये, ठीक है। 2019 में हमारे पास एयर टू एयर मिसाइल नहीं था बियॉन्ड विजुअल रेंज। अब अस्त्रा BVR है साहब, अस्त्रा BVR है, मीटियोर है इसके ऊपर, रफाल के ऊपर। 100 किलोमीटर की दूरी से हम आपको उड़ा देंगे। आराम जो कि F-16 पे लगा है, उसकी रेंज 60 से 70 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर इस तरह रह के तेरे को तो मिलिया मेट कर देंगे विदाउट इवन सीइंग यू, ठीक है। और पाकिस्तान को ये पता है, तभी तो हरियल की तरह नाच रहे हैं
तभी तो चीन के पास रोते जा रहे हैं, रोते रोते हुए, ठीक है, कि साहब मेरे आका J-10C दे दो, जेट फाइटर, जो कि F-16 की बराबरी का है। ये तुम्हारा दिया हुआ JF-17 बेकार है, इट इज शिट, ठीक है। देन आप उनसे मांग रहे हैं HQ-19 सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कहा जाता है S-400 की बराबरी का है, अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है लड़ाई में, ठीक है ना साहब, वो मांग रहे हैं। अब नया हथियार आएगा, तुम कितने देर में तुम सीखोगे, कितनी देर में चलाओगे, महारत हासिल करोगे। और अगर चीन चलाता है, देन चीन इज एंटरिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया एंड दैट हैज कॉन्सिक्वेंसेस। इस बार पाकिस्तान को लग रहा है कि भारत नेवी के जरिए भी हमला कर सकता है, तो हमारी नेवी के आगे कहाँ टिकती है उनकी नेवी? हमारी नेवी इज द मोस्ट पोर्टेंट फोर्स। नॉर्मली हम लोग इतने लैंड सेंट्रिक हैं कि भूल ही जाते हैं कि इतनी तगड़ी नेवी है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, न्यूक्लियर सबमरीन्स, मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, मिसाइल फ्रिगेट्स, और वो लोग सब इस तरफ अरब सी में घूम रहे हैं, कराची की ओर। 1971 में हमारी नेवी ने 2 अटैक्स किए थे कराची, होम बेस ऑफ द पाकिस्तान नेवी, 4th को और 8th दिसंबर 1971। 6 जहाज उनके हार्बर में डुबो दिए थे। कराची का ऑयल फार्म में आग लगा दी थी, वो साहब जलता रहा 1 हफ्ते, 1 वीक दे कुडंट सी द सन, ब्लॉकआउट कर दिया। और एक बार मारा, फिर घूम के दूसरी बार मारा, पलटवार 2 बार किया था, नॉट 1 but 2 स्ट्राइक्स ऑन कराची। तो वी कैन रिपीट दैट एंड डू मोर, मच मोर। पाक फौज की बात हो रही है तो परवेज मुशर्रफ की भी बात करते हैं। उन्होंने कहा था कि वो भारत पर परमाणु हमला करना चाहते थे, सिर्फ इस डर से नहीं किया कि भारत वापस करेगा तो हमारा क्या होगा, हम नक्शे से मिट जाएंगे। क्या लगता है आपको, दोबारा सोच सकता है पाकिस्तान ऐसा? फिर वो भी सोच ले जो परवेज मुशर्रफ ने कहा था, अब तेरा क्या होगा कालिया, मतलब अब तेरा क्या होगा कालिया। इस्तेमाल करके देखो ना साहब, तुम्हारे नक्शे से मिट जाओ। और आप जानते हैं ये गीदड़ भभकी देना आसान है। जो लोग ऐश महल में रहते हैं, जिनकी बीवियां ज्वेलरी से लदी हैं, जो मर्सिडीज कार में पाकिस्तान के जर्नैल घूमते हैं, वो एटमी हथियार नहीं चलवाते, क्योंकि जब उनको पता है कि वापस मेरे घर पे आएगा तो मेरा ये होली स्मोक में उड़ जाएगा, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। आप उनको अनड्यू मत दीजिए। अगर पुतिन ने इस्तेमाल नहीं किया, ही इज गॉट द बिगेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल। रैशनल एक्टर है, स्टेट एक्टर है, स्टेट एक्टर्स आर रैशनल, इट इज टेररिस्ट हु आर इरैशनल। जो फटीचर गली से आया है, खाने को नहीं मिलता, तो वो सुसाइड वेस्ट डाल लेता है। एक जर्नल जो कि ठाठ में रह रहा है, जो कि जिसको कि रिटायरमेंट से डर लग रहा है, रिटायर नहीं होना चाहता, वो मरना चाहेगा। आप 71 की जंग में भी रहे, कारगिल जंग में भी रहे, आपकी कोई ऐसी याद? मैंने कोई जंग छोड़ी नहीं साहब अपनी सर्विस के बाद। शुरू की थी सर्विस 71 की जंग से, फिर लड़ा पंजाब में, फिर लड़ा कारगिल में, फिर लड़ा ये किश्तवाड़ के अंदर 3 साल, फिर लड़ा रजौरी पुंछ में 1.5 से 2 साल, ठीक है। मतलब मेरी सर्विस शुरू हुई और लड़ाई से और ख़त्म हुई लड़ाई। जितना तजुर्बा मेरे को लड़ाई का है, शायद हमारी फौज में भी और ज़्यादा अफसर नहीं होंगे जो कह सकते हैं दे हैव डन इट। क्योंकि आपने कई जंगें लड़ी, कई आपको मेडल मिले, सेवा मेडल मिले, आप पर बायोपिक बने तो आप क्या चाहते हैं, हीरो कौन बने? क्यों आप पर कोई भी बायोपिक फिल्म बने तो आपको क्या लगता है? कोई आपने देखा होगा सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बत्रा का किरदार निभाया बखूबी, आपको क्या लगता है अभी कितने मौजूदा हीरो? देयर आर प्रोफेशनल्स इन बॉम्बे, लेट देम डू देयर जॉब, आई विल डू माइन। पाकिस्तान की जो 1000 कट्स डॉक्ट्रिन है वो क्या है? पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी ये रही है मुशर्रफ के बाद कि उसने न्यूक्लियर डेटरेंस कर लिए, मतलब न्यूक्लियर वी बोथ डिटर वन अनदर। वो नहीं इस्तेमाल कर सकता क्योंकि उसको डर है कि आपके पास भी है, आप भी करो, तो म्यूचुअल डेटरेंस हो गई है इन द न्यूक्लियर फील्ड। पाकिस्तान की सोच और प्लानिंग ये थी कि जब न्यूक्लियर डेटरेंस आ जाएगी तो हिंदुस्तान कन्वेंशनल हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। इसका मतलब कि जो सब कन्वेंशनल लेवल है टेररिज्म का, उस पर मैं गदर कराए जा सकता हूं इनडेफिनेटली, लो कॉस्ट नो कॉस्ट प्रॉक्सी वॉर।
ये जो उसका ब्लफ था ना, हमने कारगिल में कॉल ऑफ कर दिया। जनरल मलिक ने कहा देयर इज स्पेस इन साउथ एशिया बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर एंड सब कन्वेंशनल वॉर, देयर इज स्पेस फॉर अ कन्वेंशनल वॉर। वो सोचता था कुछ नहीं करेंगे, क्या करेंगे, फाइंडर्स कीपर्स, हमने हाइट पकड़ ली, श्रीनगर ले काट दी, सियाचिन अपने आप टपक जाएगा। ठीक है, इंडियन आर्मी ने ऐसा पर खच्चे उड़ा दिए इसके, स्ट्राइक कोर्स है हमारी, बोफोर गने सारी मिल करके हमने कारगिल में भेजी थी, धुएं उड़ा दिए थे साहब इनके। एयरफोर्स हमारी आ गई, इनने कभी सपने में नहीं सोचा था। नेवी हमारी डिप्लॉय हो गई थी। ठीक है, और वी फॉट अ कन्वेंशनल वॉर फॉर 3 months। कितने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरते देखे आपने? 0। एंड दैट इज व्हाट विल हैपन नाउ। कई जानकार लोग अभी कहते हैं कि अगर जंग हुई तो भारत को भी नुकसान होगा, पाकिस्तान का तो पहले ही चरमराया हुआ अर्थव्यवस्था। आपको लगता है कि ये चीज सोचकर भारत हमला ना करे? मतलब ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कहते हैं कि देखिए जंग से बचना जंग में नुकसान तो होता है, ठीक है, लेकिन जब आपके सिविलियन मारे जा रहे हैं तो एक कायर ही कहेगा साहब हम भी नहीं मरना चाहते। तुमको मरने को कौन कह रहा है? हमारी फौज ऐसा, वो लड़ेगी, दे आर ट्रेन टू फाइट, दे आर गुड एट देयर जॉब, लेट देम डू देयर जॉब ना। वहां तुम मरे जा रहे हो, मुंबई में बैठे और कलकत्ता में बैठ के मरे जा रहे हो, हम मर जाएंगे। मरोगे तो तुम जरूर मरोगे एक दिन, कोई जो भी आया है जिंदा आया है उसको भी जाना है, टपकना है। ठीक है, अब तुम रो रो के टपकना चाहते हो या शेर बन के मरना चाहते हो, दैट्स योर ब्लडी चॉइस। ठीक है, और कोई इतना भारी नुकसान नहीं होगा कि आपकी धोती गीली होनी शुरू हो जाए बेंगलुरु में बैठे या कहीं बैठे। पीओके में काफी चेंजेस ला चुका है पाकिस्तान, चाइना को भी घुसा चुका है, डेमोग्राफिक चेंजेस करने की कोशिश में लगा हुआ। आपको क्या लगता है, हमारी जो मौजूदा सरकार है वो, कई मंत्री कहते हैं कि जी हम पीओके लेके रहेंगे, तो अभी कितना टाइम है इसमें? ले लीजिए, अभी मौका है। मौका है जरूर, क्यों नहीं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और भी कई सारी जगह हैं जो हमारी फौज की आंखें टिकी पड़ी, व्हाई नॉट। जो कहा जाता है गिव मी वन गुड रीजन व्हाई नॉट। और जो कहा जाता है पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, आपको क्या लगता है कितने हो सकते हैं? 5। क्यों? बलूचिस्तान, सिंधु देश, पश्तूनख्वा, वेस्ट पंजाब, सैरिकिया स्टेट्स बन जाएंगी सारी, बननी चाहिए। इट्स अबाउट टाइम, बहुत तंग कर लिया। ये इंटरनेशनल माइग्रेन, हेडेक है, ना चैन से जिएंगे ना किसी को जीने देंगे। एक बार इनका इलाज आर पार का हो जाना चाहिए। आम लोग और सवाल जानना चाहते हैं कि अभी हम देखते हैं भारत में कई खबरें आती हैं कि पाकिस्तान में बैठे बैठे भारत के दुश्मन का अंत हो गया, किसी हमलावर ने उसको मार दिया, कोई आतंकवादी था, किसी ऑपरेशन में शामिल था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मारा गया। पाकिस्तान वाले आरोप लगाते हैं जी पता नहीं भारत की एजेंसी ने मार दिया। तो ये जो मारे जा रहे हैं चुन चुन के पिछले कुछ सालों में, क्या अभी सिलसिला जारी रहेगा आगे भी? इफ यू लिव बाय द स्वॉर्ड यू विल डाई बाय द स्वॉर्ड। मुझे नहीं पता कौन मार रहा है, इनकी आपस में इतनी दुश्मनियां हैं साहब, गैंग्स हैं ये तो, तकरीबन गैंग वॉर चल रही, तो हम क्या करें? ठीक है, और जहां तक युद्ध का सवाल है, हमको हर ऑल मीन्स शुड बी अप्लाइड, कोवर्ट, ओवर्ट, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, every type of pressure must be put on Pakistan in a whole of the government approach. There should be no lone wolf approach कि तुम सब बाजू हटो मैं कर दूं, पुलिस सब वो कर देगी। All agencies of the government work in unison and they adopt a whole of the government approach and put integrated pressure. जनरल बिपिन रावत कहा करते थे कि हमें कई फ्रंट पर हमारी आर्मी को लड़ाई लड़नी पड़ती है। चीन पाकिस्तान तो है ही, जो घर में गद्दार छुपे हुए हैं उनसे भी एक बहुत बड़ी लड़ाई जो है लड़नी पड़ती है। हमेशा आपका एक कहा जाता था हम 2.5 फ्रंट सिचुएशन में, पाकिस्तान और घर के गद्दार। ठीक है, अब हम साहब मुबारक हो आपको, यू आर इन 3.5 फ्रंट सिचुएशन, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और गद्दार, 3.5 फ्रंट। सवाल है, कोई यंग लड़का आर्मी में आना चाहे तो आप जिस तरीके से आगे बढ़े थे आईएमए होते हुए,
तो आप क्या सलाह देंगे उन लोगों को? बड़े लोग सवाल पूछते हैं, हम आना चाहते हैं क्योंकि बहुत कम युवा हैं, विदेश जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आर्मी में कैसे आएँ और क्यों आना चाहिए? क्योंकि आधी से ज़्यादा आबादी हमारी युवाओं की है देश की। मैसेज। यू आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। मैं रिटायरमेंट के बाद मैं जाके कॉलेजेस और स्कूल्स में लेक्चर देता हूँ कि सशस्त्र सेनाओं में आओ, और खासकर हमारे हरियाणा के बच्चे थे फिजिकली फिट। पंजाब में सबसे ज़्यादा फिट बच्चे होते थे, वहाँ वो नशे का प्रॉब्लम साला हमारा आ गया, हमारा यूथ रूइन कर दिया। गांव के बाहर भी वहाँ पे इंजेक्शन तालाब में भरे हुए हैं, ठीक है। वो बेचारे टेस्ट नहीं पास हो सकते। नहीं तो ये पंजाब हरियाणा, यहाँ से थी फौज भारत की बेसिकली। पंजाब हरियाणा राजस्थान उत्तर प्रदेश, ये वाली बेल्ट, ये फौज की बेल्ट है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि लड़कों को कि इससे अच्छी लाइफ, इज्जत की जिंदगी फौज से ज़्यादा कोई दूसरी नहीं। देयर इज नो करियर लाइक द आर्म्ड फोर्सेस। द camaraderie, द bonds that you will experience, they are lifelong bonds, and you serve the country with honor, duty, honor, country. में हमारे साथ आज मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े। उन्होंने बताया कि कैसे पाकिस्तान को की अकल को ठिकाने पर लाया जा सकता है और जो युवा फौज में आना चाहते हैं वो क्यों फौज में आए और कैसे राष्ट्रहित को वो आगे रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।